यूरोप की तारीख में चंद ही ऐसे रहनुमा गुजरे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी कौम को मुत्तहिद किया बल्कि एक नए आलमी सियासी मंजरनामे की बुनियाद भी रखी। 19वीं सदी का यूरोप एक ऐसा मैदान था जहां सल्तनतें बिखर रही थी, कौम परस्ती का जन्म हो रहा था और दुनिया नई जहतों की तलाश में सरगर्दान थी। इन्हीं हालात में एक ऐसा शख्स उभरा जिसने दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक जर्मन सल्तनत की बुनियाद रखी। वो ज़हन में फौलादी हौसला, जहानत, चालाकी और सियासी हिकमत अमली के मनाजिर उभारे दुनिया को बदलने जा रहा था। उसे सिर्फ एक सियासतदान कहना उसके मुकाम को कम करने के मुतरादिफ था। वो एक मोमार था, कौमों का मोमार, जंगों का हिकमत साज और इत्तेहाद का नजरिया पर्दाज था। उसने तलवार और कलम दोनों का इस्तेमाल करके एक बिखरी हुई जर्मन कौम को यकजा किया और वो सल्तनत कायम की जिसने आने वाली सदियों की सियासत को मुतासिर किया। उसकी कहानी सिर्फ कामयाबी की दास्तान नहीं बल्कि एक पेचीदा इंसानी जद्दोजहद की कहानी भी है। ये वो कहानी है जिसमें ताकत की ख्वाहिश, कौमी वकार और जाती तजादात का टकराव शामिल है। एक ऐसा इंसान जिसने आज़ादी, वहदत, मजहब, जंग और अमन को एक शतरंज की बसात पर इस अंदाज से बरता कि यूरोप का चेहरा ही बदल दिया। दुनिया आज उसे ओटो वॉन बिस्मार्क के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तबस्सुम रजा और पब्लिक पार्लियामेंट बायोग्राफी की आज की एपिसोड में हम जानेंगे ओटो वॉन बिस्मार्क की तारीखी शख्सियत की तारीखी दास्तान। यकम अप्रैल 1815 को शोनहाउज़न में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड वॉन बिस्मार्क था। उसका ताल्लुक एक कदामत पसंद जागीरदार खानदान से था। वालिद कार्ल विल्हेल्म वॉन बिस्मार्क एक सख्त गिर और रिवायती नजरियात के मालिक शख्स थे, जबकि वालदा वेल्पिना मिन्कन तालीम याफ्ता, ज़हीन और शहरी तबके से ताल्लुक रखती थी। वालिद की तरफ से उसे अस्करियत, रिवायात और जमींदारी का विरसा मिला, जबकि माँ की तरफ से अक्ल, तालीम और सियासी शाऊर का तोहफा मिला। बचपन में बिस्मार्क एक खामोश, जिद्दी और कदरे तन्हा मिजाज लड़का था, लेकिन उसमें तज्जिया, मुशाहिदा और जबरदस्त याददाश्त की खसूसियात इब्तिदाई उम्र से ही नुमायां थी। वालिदैन के मुख्तलिफ मिजाजों ने उसके अंदर दो किरदार का तवाज़ुन पैदा कर दिया था। गाँव के माहौल ने उसे समाजी ताल्लुकात, मुआशरती फर्क और अवामी जिंदगी की हकीकतों से रोशनास करवाया। वो अक्सर गाँव के बुजुर्गों के साथ बैठकर पुरानी हिकायात सुनता और छोटे खेल कूद के दौरान अपने फौजी और सियासी तसव्वुराती तजर्बात करता। इब्तिदाई तालीमात मुकम्मल करने के बाद बिस्मार्क ने बर्लिन यूनिवर्सिटी और गोटिंगन यूनिवर्सिटी से कानून और सियासियात की तालीम हासिल की। तालिब इल्मी के दौरान वो रस्मी मुतालिया से ज्यादा मनाज़रों, बहसों और अमली मशकों में दिलचस्पी लेता। यूनिवर्सिटी के उस दौर ने उसे न सिर्फ अमली तौर पर तैयार किया बल्कि उसमें सियासी बसीरत और कौम परस्ती के जज्बात भी बेदार की। वो कदामत पसंदी और कौमी वहदत के नजरियात से मुतासिर हुआ, लेकिन उसे इंसानी नफ्सियात, अवामी रवैये और सियासत के अमली पहलुओं की समझ भी थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद बिस्मार्क ने प्रोशियन सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जहां उसने ब्यूरोक्रेसी के सख्त नज़्म-ओ-ज़ब्त और सियासी साख्त को करीब से जाना। लेकिन जल्द ही वो इस नौकरी से उकता गया क्योंकि उसकी फितरत में बगावत, क़यादत और बड़े फैसले करने की ख्वाहिश मौजूद थी। 1839 में उसने सरकारी मुलाजमत छोड़कर खानदानी जागीर की देखभाल संभाली। चंद साल तक वो एक आम जागीरदार की जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले का सकूत थी। 1847 में प्रोशियन हुकूमत ने यूनाइटेड डाइट नामी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और यहाँ बिस्मार्क पहली बार अवामी सियासत प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुआ। उसने बादशाहत के हक में और आईनी इस्लाहात के खिलाफ पुरजोश तकरीरें की। कदामत पसंद हलकों में वो जल्द मशहूर हो गया और लिबरल सियासतदानों के लिए एक खतरनाक चैलेंज बन गया। उसे तंजिया तौर पर जंकर बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। वो खुद भी उस लक़ब को फख्र से पुकारता था। 1848 में यूरोप भर में अवामी इनकलाबात की लहर दौड़ी। जर्मन इलाकों में लोग जमहूरियत और आईनी हुकूमतों का मुतालबा करने लगे। ये दौर जर्मन कौम परस्ती और लिबरल तहरीकों के लिए सुनहरी मौका था, लेकिन बिस्मार्क उस इनकलाब के मुखालिफ था। उसने बादशाहत का दिफा किया और ऐलान किया कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं बल्कि खुदा की तरफ से तफवीज़ शुदा बादशाह है। बादशाह फ्रेडरिक विलियम चहारम ने बिस्मार्क पर मुकम्मल एतमाद किया और यही एतमाद
आगे चलकर उसकी तरक्की की सीढ़ी बनी। 1851 में वो फ्रैंकफर्ट में प्रोशियन नुमाइंदा था, जहां उसने जर्मन कॉन्फेडरेशन की असेंबली में रियासत की नुमाइंदगी की। यहाँ उसने ऑस्ट्रिया की साजिशों को करीब से देखा और यह फैसला किया कि अगर जर्मनी को मुत्तहिद करना है तो ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना होगा। इस दौरान उसने सफारतकारी, आलमी ताकतों के मिजाज और यूरोप के सियासी नक्शे को समझना शुरू किया। वो जल्द ही समझ गया कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मुज़ाकरात, इत्तेहादों और अल्फाज में भी जीती जाती है। 1862 में प्रोशिया में आईनी बुहरान पैदा हुआ। बादशाह विलियम अव्वल और पार्लियामेंट में बजट पर शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया। बादशाह को एक ऐसा शख्स चाहिए था जो पार्लियामेंट को जेर करे, अवाम को कंट्रोल करे और इस्लाहात नाफिज करे। ये वो लम्हा था जब बिस्मार्क को वजीर आज़म और वजीर खारजा के तौर पर नामजद किया गया। उसकी मशहूर तकरीर, जिसे इज़न एंड ब्लड यानी खून और लोहा कहा जाता है, उसने तारीख में हमेशा के लिए उसकी शख्सियत को नुमाया कर दिया। उसने कहा, आज के अजीम मसाइल तकरीरों और वोटिंग से नहीं बल्कि खून और लोहे से हल। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि बिस्मार्क के पूरे सियासी नजरिए का खुलासा था। उसने जर्मन रियासतों के इत्तेहाद के ख्वाब को कागजों और तकरीरों से हकीकत में डालना शुरू किया। 19वीं सदी के यूरोप में ताकत का तवाज़ुन नाजुक धागों पर टिका हुआ था और बिस्मार्क वो शख्स था जिसने न सिर्फ इन धागों को छेड़ा बल्कि एक नए यूरोपीय नक्शे की बुनियाद रखी। 1866 में प्रोशिया ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 7 हफ्तों की जंग का आगाज किया। बिस्मार्क ने फौजी और सफारती हिकमत अमली को ऐसे हम आहंग किया कि प्रोशिया मैदान जंग में बर्क रफ्तार कामयाबी हासिल कर। कोइंग्रेड्स की जंग में प्रोशिया तोप खाने और तंजीमी महारत ने ऑस्ट्रियाई अफवाज को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी। बिस्मार्क ने जंग के बाद ऑस्ट्रिया को मुकम्मल तबाह नहीं किया बल्कि अमन मुआहदे में नरम रवैया अपनाया ताकि ऑस्ट्रिया फ्रांस की गोद में न जाकर गिरे। ये उसकी सफारती बसीरत की बहुत बड़ी मिसाल थी। जंग के बाद शुमाली जर्मन कॉन्फेडरेशन कायम हुई जिसमें प्रोशिया मरकजी ताकत के तौर पर उभरा। अब सिर्फ एक रुकावट बाकी थी, फ्रांस। नेपोलियन III फ्रांस का बादशाह प्रोशिया के बढ़ते हुए असर रसूख से परेशान था। बिस्मार्क ने एम्स डिस्पैच के जरिए फ्रांस को जंग की तरफ माइल किया और बिलाखिर 1870 में फ्रैंको प्रोशियन जंग शुरू हुई। ये जंग यूरोप की तारीख का एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई। फ्रांस को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई और नेपोलियन III कैद कर लिया गया। बिस्मार्क ने इस मौका को इस्तेमाल करते हुए बाकी जर्मन रियासतों को भी अपने साथ मिला लिया जिन्होंने फ्रांस की जारहियत के खिलाफ यकजहती का मुजाहिरा किया। 1871 में पेरिस के वर्साय महल में विलियम अव्वल को जर्मनी का कैसर करार दिया गया और जर्मनी सल्तनत की बाकायदा बुनियाद रख दी गई। बिस्मार्क उसका पहला चांसलर मुकर्रर हुआ। अब जब जर्मनी मुत्तहिद हो चुका था, बिस्मार्क के सामने एक और बड़ा चैलेंज था, एक ऐसी सल्तनत को संभालना जो मजहबी, नस्ली और सियासी तौर पर कई हिस्सों में बटी हुई थी। वो सिर्फ जंग का माहिर नहीं बल्कि एक अजीम दाखिली इस्लाहकार भी था। अपने मशहूर कल्चर कैंप यानी सकाफती जद्दोजहद के जरिए बिस्मार्क ने कैथोलिक चर्च के असरात को महदूद करने की कोशिश की। उसका मकसद था कि चर्च रियासती पॉलिसियों में दखल अंदाजी ना करे। अगरचे ये पॉलिसी मुतनाज़िर थी मगर उससे बिस्मार्क को एक मजबूत सेकुलर रियासत कायम करने में मदद मिली। इसी दौरान उसने सोशल वेलफेयर निजाम की बुनियाद रखी। मजदूरों के लिए इंश्योरेंस, रिटायरमेंट पेंशन और मेडिकल सहूलियात का आगाज किया। ये इक़दामात सरमायादारों और मजदूरों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की बड़ी कोशिश की और आज भी जदीद यूरोपीय रियासतों में उनके असरात नजर आते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए बिस्मार्क ने सख्त कवानीन नाफिज किए लेकिन साथ ही मजदूरों के हकूक को तस्लीम भी किया ताकि अवाम में बगावत न पैदा हो। ये दो धारी तलवार की महारत थी जिसे बिस्मार्क ने बखूबी इस्तेमाल किया। बिस्मार्क का सबसे बड़ा हुनर सफारती तवाज़ुन बनाना था। उसने फ्रांस को अलग थलग रखने के लिए रूस, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मुतअद्दिद मुआहिदे किए। ट्रिपल अलायंस जिनमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और री इंश्योरेंस ट्रीटी इसमें रूस के साथ जैसी पॉलिसियों से यूरोप को एक बड़ी जंग से बचाया। बिस्मार्क का कौल था कि मैं वो मौसीकार हूँ जिसने यूरोप के साज को इस अंदाज से छेड़ा है कि हर तार अपनी मखसूस आवाज में बजे मगर कहीं भी चीख या शोर ना हो। उसने जंगें सिर्फ जरूरी हद तक लड़ी और हमेशा
अमन को अहमियत। 1890 में कैसर विलियम दोम इक्तदार में आया, जो बिस्मार्क के फलसफे से मुत्तफिक नहीं था। विलियम दोम ने बिस्मार्क को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। बिस्मार्क खामोशी इख्तियार कर गया, मगर अपनी तहरीरों और मुशाहिदात में यूरोप की सियासी पेचीदगियों को वाज़ेह करता रहा। उसने विलियम दोम को एक नाबालिग शहंशाह करार किया और अपने तजर्बात को आइंदा नस्लों के लिए महफूज किया। जिंदगी के आखिरी सालों में बिस्मार्क नज़ीर में मुकीम रहा। वो तन्हा हो चुका था, मगर तारीख उसके साथ थी। जर्मन अवाम उसे आयरन चांसलर के लकब से याद करते थे। उसने बारहा खबरदार कर दिया कि अगर जर्मनी ने यूरोप के साथ तवाज़ुन बरकरार ना रखा तो मुस्तकबिल में जंगों का सामना होगा, और बिलाखिर पहली आलमी जंग ने उसकी पशीन गोई को सच कर दिखाया। बिस्मार्क की जिंदगी की दास्तान यहाँ कामयाबियों और हिकमत अमलियों से भरी हुई है, वहीं उस पर तनकीद का पहलू कम नहीं। नाकदीन का कहना है कि उसने खून और लोहे की पॉलिसी के जरिए जर्मन इत्तेहाद को हासिल किया, लेकिन उसके नतीजे में यूरोप में ताकत का ऐसा तवाज़ुन कायम हुआ जो बिलाखिर पहली आलमी जंग के शोलों में भस्म हो गया। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक बिस्मार्क ने मुख्तसर मुद्दत में अमन तो कायम रखा, लेकिन उसकी बनाई गई सियासी मसात इतनी पेचीदा थी कि उसके बाद आने वाले हुक्मरान उसे संभाल न सके। इसी तरह उसकी दाखिली पॉलिसियों में भी तजाद नजर आता है। एक तरफ वो मजदूरों के लिए फलाही निजाम का बानी है, तो दूसरी तरफ सियासी आजादियों को दबाने वाला सख्त गिर हुक्मरान भी। यूं बिस्मार्क एक ऐसी शख्सियत है जिसे ना मुकम्मल तौर पर हीरो कहा जा सकता है और ना ही महज एक आमिर। वो तारीख के उस मोड़ पर खड़ा शख्स था जिसने अपनी जहानत, ताकत और तदब्बुर से एक कौम को यकजा किया, मगर साथ ही आने वाली सदी के तनाज़ात की बुनियाद भी रखी। आज बिस्मार्क को याद किया जाए तो वो आयरन चांसलर के तौर पर एक अजीम उमार भी है और एक मुतनाज़ शख्सियत भी, एक ऐसा नाम जो तारीख में हमेशा बहस का मौजू रहेगा। जी तो नाजरीन, ये थी पीपी बायोग्राफी की आज की तारीखी शख्सियत की तारीखी दास्तान। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप बिस्मार्क को कैसी शख्सियत समझते हैं। शुक्रिया।